Hello friends, myself is Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. लगातार इनकम टैक्स पे अपन क्वेश्चंस बना रहे हैं और उसी सीरीज़ में अपना 21st लेक्चर है और 20-20 क्वेश्चन अपन हर बार लगाते हैं। आज 20 क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल है इंटर लेवल प्रोफेशनल एग्ज़ाम में, CA इंटर, आपका CA में इंटर या CS इंटर लेवल, या अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक कॉलेज लेक्चरर, जूनियर अकाउंटेंट या SSC का कोई एग्ज़ाम लगा रहे हैं जहां इनकम टैक्स है, तो ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को आप करके देखिए। आज का पहला क्वेश्चन आता है सर, मैच द फॉलोइंग फॉर असेसमेंट ईयर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। जैसे अब कहता है सेक्शन 87A और सामने 5 ऑप्शंस हैं, तो सेक्शन 87A अपन जानते हैं कि जहाँ रिबेट होता है वहाँ मिलती है और रिबेट होती है 12,500 की। 12,500 या टैक्स अमाउंट दोनों में छोटा हो, तो फर्स्ट मैच होगा बी के साथ। सेक्शन 80GG, 80GG कहाँ लगता है सर? जब अपन रेंट पे करते हैं ना, कोई बंदा रेंट पे करता है तो उसे 80GG मिलता है 5,000 रुपये महीना। तो ये 5,000 से इसे लिंक कर दिया, 5,000 रुपये पर महीना। सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम ये ऑप्शन है अगर आप ATC का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप गर्ल चाइल्ड होने पे सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसे जमा करा सकते हैं। माइनर चाइल्ड एग्जेम्पशन, माइनर चाइल्ड एग्जेम्पशन 1,500 रुपये तक मिलती है। जब माइनर की इनकम क्लबिंग होती है तो आपको 1,500 रुपये तक का एग्जेम्पशन मिलता है। एरियर ऑफ रेंट, अगर आपका कोई पुराना रेंट रिकवरी होता है, कोई रुका हुआ रेंट आपको मिलता है, तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद बाकी बचा हुआ टैक्सेबल होगा, तो ये मैच हो जाएगा। तो इससे आप कोड वर्ड बना लीजिएगा सर, ठीक है? मैं कोड वर्ड बनाने में टाइम नहीं खराब करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम इज, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत प्राप्त राशि के संबंध में उपलब्ध छूट की अधिकतम राशि है। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख। देखिए सर अपन क्वेश्चन देखें, जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम होती है जहां एम्प्लॉय रिटायर होता है, तो अगर उसे 5 लाख रुपए तक मिलेगा ना तो वो एग्जेम्प्ट होता है। 5 लाख के बियॉन्ड मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। कुछ एक और कंडीशंस भी हैं, पर जनरली 5 लाख रुपए की मॉनिटरी लिमिट है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ बातें और याद करें, एज पर सेक्शन 1010C, तो VRS के ऊपर आपका 1010C लगता है। ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट अप टू 5 लाख रुपीज। तो कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी का बंदा जब रिटायर होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, जिसको अपन गोल्डन हैंडशेक स्कीम बोलते हैं, तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। As per the second proviso to section 1010C, once this exemption is allowed in any assessment year, no exemption will be allowed transfer to you in relation to any other assessment year। ये एम्प्लॉय को कहते हुए कहा है कि अगर एक बार कभी भी आपने इस एग्जेम्पशन को अवेल कर लिया तो बाद में कभी आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। चलिए सर कुछ एक और बात करते हैं। क्वेश्चन तीसरा आपके लिए, द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फर्म इज, ऑप्शन है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, नन ऑफ दीज। वेल, बंदा जब क्या होता है देखता है नॉन रेजिडेंट, तो जल्दी से आंसर लगा देगा 2.5 लाख रुपए, लेकिन ये इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन है फर्म के लिए। फर्म के लिए कोई बेसिक लिमिट नहीं होती। फर्म के लिए आप जानते हो कि फर्म अगर 1 रुपया भी कमाएगी तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है सर? तो इसलिए फर्म के लिए चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, किसी तरह की कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। नन ऑफ दीज आंसर होगा सर, तो ध्यान से कीजिएगा सर। इसके बाद कहता है, अ पार्टनरशिप फर्म एंड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर अफेयर्स आर होली और पार्टली सिचुएटेड विद इन द इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये कहते हैं, एक जनरल नॉलेज के लिए बताया है इन्होंने, कि अगर कोई फर्म है या AOP है, अगर उसका कुछ भी कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया में है, थोड़ा या बहुत, थोड़ा सा भी, तो उसे माना जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर उसका पूरा कंट्रोल बाहर है तो उसे माना जाएगा नॉन रेजिडेंट। इसमें ये नॉट ऑर्डिनरी वगैरह या नॉन ऑर्डिनरी वाला खेल नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में सीधा होता है या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। एक और बात है
कि पार्टनर्स के रेजिडेंशियल स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टनर्स या मेंबर्स का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस है, इससे फर्म या एओपी के स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें देखा जाता है कि कंट्रोल थोड़ा या पूरा इंडिया में है या नहीं है, तो रेजिडेंट, ना है तो नॉन रेजिडेंट। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंडर सेक्शन 15 सैलरी इज टैक्सेबल ऑन व्हाट बेसिस। सैलरी किस बेस पे टैक्सेबल होती है? रिसिप्ट पे, ड्यू, ईदर ऑफ ए और बी। यस सर, इसका आंसर है ईदर ए और बी, है ना। ये क्वेश्चन आप सोचिए, क्वेश्चन आते ही स्क्रीन पे आप पॉज कर लिया करें और देखा करें आपका सॉल्यूशन आपको आता है या नहीं। इट्स लाइक अ क्वेश्चन बैंक और यू कैन से सैम्पल पेपर्स। तो सर सैलरी की जो इनकम है सेक्शन 15 इसका चार्जिंग सेक्शन है, और सैलरी रिसिप्ट या ड्यू दोनों में से जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्सेबल होती है। ठीक है सर, तो इसके लिए दोनों बेसिस काम आते हैं एक तरह से। वेल, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर will be the dash of such accommodation, license fees, fair rent, municipal rent, actual rent। देखो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को रहने के लिए मकान दिया गया है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को अकोमोडेशन फैसिलिटी दी गई है, तो उसके लिए लाइसेंस फीस का रूल होता है। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 7.5% ऑफ सैलरी या 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी या ऐसा कोई भी ऑप्शन दे, आप किसी भी ऑप्शन को मत देखो। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में लाइसेंस फीस और फीस डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, इस ऑप्शन को आपको लेना है सर। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन कहता है फॉर द पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इफ द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सीड्स। एक पेशेवर व्यक्ति के लिए कब टैक्स ऑडिट करानी ज़रूरी होती है? सर अपने को पता है कि जो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, जिनका टर्नओवर अच्छा होता है, उनको सीए से टैक्स ऑडिट करानी होती है, और प्रोफेशनल्स के लिए वो लिमिट है सर 50 लाख। अगर उनके रिसिप्ट इन अ प्रीवियस ईयर 50 लाख को एक्सीड करेगी तो इस साल उन्हें अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवानी पड़ेगी सर। ठीक है, अलग अलग लिमिट्स हैं, आप याद कर लीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पे। टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर: अ बिजनेस ओनर who has not opted for pre-assumptive taxation scheme with gross receipt of turnover or total sale exceeding 1 करोड़। तो नॉर्मली जो बिजनेसेस हैं उनके लिए 1 करोड़ की लिमिट है। अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर गया तो फिर उनके ऊपर 44 AB लगेगा और उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने 44 AD जो प्री अजम्पटिव इनकम ऑप्शन होता है वो लिया है, तो 2 करोड़ रुपए क्रॉस होने पर उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा सर। ठीक है, और अगर प्रोफेशनल के पर्सन से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 50 लाख रुपए रिसिप्ट हो जाने पे आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। और अगर कोई एम्प्लॉई है, उसकी ग्रॉस सैलरी 50 लाख को क्रॉस करती है इन अ प्रीवियस ईयर, तो उसे अपने अकाउंट्स की टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है सर, चलिए आप सब याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मिस्टर पंकज ओन्स 2 कमर्शियल व्हीकल, वन इज हैवी गुड व्हीकल विच कैन कैरी वेट ऑफ 16 टन्स। दिस वाज ओन्ड फॉर 9 months and 12 days. Other vehicle is light goods vehicle which is owned for 11 months and 10 days. Income from the business of Mr. पंकज अंडर सेक्शन 44 AE। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सर, इसमें गाड़ी मालिक हैं पंकज, उनके पास 2 गाड़ियां हैं। पहली जो गाड़ी है वो 16 टन वज़न ले सकती है, तो ये तो हो गया हैवी व्हीकल। सर हैवी व्हीकल में आपको याद रखना है 1000 रुपया पर टन। 16 टन 16,000 रुपये, यानी 16,000 रुपये इसकी मंथली इनकम मान लेंगे कि ये गाड़ी जो 16 टन वज़न ले जा सकती है, उससे इनकम हमारी होगी 16,000 रुपया पर मंथ। और अगर 9 महीने 12 दिन हैं तो भी इसे 10 महीने के बराबर माना जाएगा। ठीक है, और जो 12 टन से कम वजन वाली गाड़ियां हैं उनको अपन अदर व्हीकल में रखते हैं, उसमें है सर 7,500 रुपये पर महीना। तो जो दूसरी गाड़ी है उसमें माना जाएगा 7,500 रुपये महीना, और 11 महीने 10 दिन को 12 महीने के बराबर माना जाएगा। अब अपन इस देखें ऑप्शंस हैं, कैलकुलेशन नीचे लिखी है सर। हैवी व्हीकल में 16,000 रुपये आपकी मंथली इनकम मानी जाएगी,
और 10 महीने में आपकी इनकम हो गई सर 1,60,000 रुपया। और अदर व्हीकल में 7,500 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने होल्ड करने पे 90,000। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपका आंसर हो गया 2.5 लाख। तो ये है 44AE प्री अजम्पटिव इनकम। मैं कुछ बातें बताता हूँ। हैवी गुड व्हीकल के केस में 1,000 रुपये पर टन की रेट होती है और मंथ या पार्ट ऑफ मंथ को पूरा मंथ लिया जाता है। और कोई और व्हीकल है हैवी गुड व्हीकल के अलावा तो 7,500 रुपया मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ को कंप्लीट मंथ माना जाता है। हैवी गुड व्हीकल का मतलब होता है 12,000 किलोग्राम, 12,000 किलोग्राम यू कैन से 12 टन। और एक और बात है, द प्री अजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44AE कैन बी अडॉप्टेड बाय अ पर्सन who is engaged in the business of paying, hiring or leasing of goods carriage and who does not own more than 10 goods vehicle at any time during the year। ठीक है सर, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी अपन याद कर रहे हैं। 44AE उन गाड़ी मालिकों के पास है जो गाड़ियां देते हैं किराए पे, जो गाड़ी के ओनर हैं, गाड़ियों को चलवाते हैं। और 10 गाड़ी कभी भी उनके पास, 10 से ज़्यादा गाड़ियां कभी भी उनके पास नहीं रही प्रीवियस ईयर में, क्योंकि वो परचेज करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं। तो कभी भी अगर उनके पास 10 से ज़्यादा गाड़ियां हो गई तो फिर वो 44AE ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। अदरवाइज वो आराम से इस सेक्शन में जा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन का फंडा ये है A और B वाला। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट। Where a capital asset being urban agriculture land is compulsorily acquired, then the capital gain shall arise in previous year। वेल क्वेश्चन कहता है कि अगर आपकी जो शहर में जो एग्रीकल्चर लैंड थी, अगर वो अनिवार्य रूप से अधिग्रहित हो जाती है, गवर्नमेंट उसे कंपल्सरीली एक्विजिशन कर लेती है उसका, तो फिर क्या होगा सर? तो फिर सर आपको जो मुआवजा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। कहने का मतलब है जो भी आप कमाएंगे, जितना आप कमाएंगे वो एग्जेम्प्ट होगा सर। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन था कि कैपिटल गेन कब होगा, मतलब ऑप्शंस दिए हैं, ईयर ऑफ एक्विजिशन, इन विच फुल कंसिडरेशन रिसीव्ड, इन विच पार्ट ऑफ फुल कंसिडरेशन रिसीव्ड, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037। सर इसमें एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037 आएगा। ठीक है सर। तो अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को गवर्नमेंट ले लेती है, जैसे कभी कभी गवर्नमेंट हाईवेज बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, और आपकी ज़मीन उधर आ गई तो गवर्नमेंट उसे ले लेगी, और अब आप तो बेचना चाहते नहीं थे पर आपको देनी पड़ेगी, तो आप जो कमाएंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा। 1037 इसका सेक्शन है। कुछ बातें मैं और बता दूं आपको। एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1037 इज अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल और HUF। ये एग्जेम्पशन केवल इंडिविजुअल और HUF के लिए ही है, और ये तभी होगा जब आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जाए, और एग्रीकल्चर लैंड साबित होने के लिए कम से कम 2 साल, यानी जो ट्रांसफ़र के पीछे के 2 साल हैं, वहाँ उस पर खेती होना ज़रूरी है। ये खेती खुद इंडिविजुअल करेगा या उसके पेरेंट करते हो, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से कोई मेंबर वहाँ खेती करता हो। ठीक है सर। और एक और बात समझ लीजिए, एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और रूरल एग्रीकल्चर लैंड का आपको फंडा पता होना चाहिए। तो अर्बन क्या है? तो देखिए सर, जो ज़मीन, सर ये ज़मीन है, जो ज़मीन एक ऐसे एरिया में है जहाँ 10,000 की आबादी है, रिपीट, एक ज़मीन एक ऐसे एरिया में है जहाँ 10,000 की आबादी है, तो वो है अर्बन लैंड। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा एरिया है, एक कस्बा है, टाउन है, जहाँ की आबादी 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, 10,000 से 1 लाख की आबादी है, इसे अपन छोटा सा कोई टाउन कह लेते हैं। तो सर इसके जो 2 किलोमीटर के दायरे में ज़मीन आएगी ना सर, वो भी अर्बन एग्रीकल्चर होगी। और अगर 1 लाख की आबादी से लेके 10 लाख तक की आबादी है, तो इसके 6 किलोमीटर के दायरे में जो आएगी ज़मीन वो अर्बन लैंड है। और अगर 10 लाख से ज़्यादा आबादी है तो इसके 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी ज़मीन आएगी ना सर, वो सब अर्बन है। कहने का मतलब है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को आप इस तरह से समझ लीजिए, इसके बाहर अगर कोई लैंड रह गई तो फिर वो रूरल हो जाएगी, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स नहीं होती। ठीक है, तो आपको अर्बन और रूरल का पता होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है, द न्यू हाउस परचेज और कंस्ट्रक्टेड फॉर विच एग्जेम्पशन वाज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 years। सही बात है। आगे हिंदी में कहता है ये 3 वर्ष कब से गिने जाएंगे?
ये 3 साल कहाँ से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल हाउस, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। सर यही आंसर है इसका, बी आंसर है सर। आगे और ऑप्शन पढ़ लेते हैं वैसे। फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस, नहीं सर, इसका बी आंसर हो जाएगा सर। देखिए सर, सेक्शन 54 समझिए, आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, और फिर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की, ठीक है। तो परचेज करने में आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना अमाउंट आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ये परचेज की हुई असेट आपको 3 साल होल्ड करनी है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। तो ये 3 साल कहाँ से काउंट होंगे सर? यहाँ से, ठीक है। ये जो लॉक इन पीरियड है वो जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ या जिस दिन आपका परचेज अग्रीमेंट कंप्लीट हुआ, वहां से फिर 3 साल तक आपको उसको होल्ड करना है सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC शैल बी अवेलेबल टू। सर इस साल से इसके रूल चेंज हो गए हैं। वैसे ये बात तो अभी भी है कि 54 EC किसी भी तरह के एसएससीज के लिए है, मतलब ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, सात के सात तरह के एसएससीज के लिए 54 EC अलाउड है। पर कुछ बातें जो नहीं आई है वो सुन लीजिए। एनी एसएससी, मैं 6 पॉइंट पढ़ के बताता हूँ आपको। एनी एसएससी कैन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, therefore an individual, HUF, company, LLP, firm, etc. can claim this exemption। तो ये तो हो गया पहली बात। सेकंड है the asset sold is long term capital asset being the land or building or both। The asset is long term if it has been held for more than 24 months from previous year 1819 onwards। Earlier it was applicable on transfer of all type of capital assets। पहले तो आप जैसे ज्वेलरी बेचो और आपको उसे टैक्स फ्री कराना है तो 54 EC में चले जाओ। लैंड बेची, आपको 54 EC लेनी है, ले सकते हो। मतलब पहले तो 54 EC किसी भी तरह के कैपिटल एसेट्स के केस में ले सकते थे, लेकिन अब केवल लैंड और बिल्डिंग को सेल करने पर जो मुनाफा होता है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो 54 EC में आप जा सकते हैं। तो ये रूल आया है प्रीवियस ईयर 1819 यानी असेसमेंट ईयर 1920, और इसके बाद अब यही रूल चल रहा है। और कैपिटल गेन आर इन्वेस्टेड विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये 6 महीने का टाइम पीरियड है। जिस दिन आपने लैंड या बिल्डिंग को बेचा है उसके 6 महीने के अंदर आपको पैसा लगा देना पड़ेगा। सर कहाँ लगाना पड़ेगा? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में आपको पैसा लगा देना पड़ेगा। और 50 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिलती है सर 54 EC में, 50 लाख तक की एग्जेम्पशन मिलती है। एक और बात है सर कि पहले जो बॉन्ड्स थे उनका रिडम्पशन पीरियड 3 साल तक होना चाहिए था, यानी अगर वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा के अवधि के हैं, टेन्योर के हैं, तो आप एग्जेम्पशन ले सकते थे। लेकिन अब लॉक इन पीरियड भी बढ़ा दिया गया है, अब कम से कम 5 साल के लिए आपको वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो 54 EC में थोड़ा चेंज आया है। ये सारे रूल्स कंडीशंस आप पढ़ेंगे सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ असेट्स विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी, इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच असेट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। वेल, समझने की बात है। जनरली क्या होता है, हमने क्लबिंग पढ़ लिया, क्लबिंग में हमने समझ लिया कि अगर कोई ए पर्सन किसी बी पर्सन को असेट अगर ट्रांसफर कर भी देगा तो वो इनकम जो है उस असेट से जो इनकम है वो ए पर्सन की ही मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसने जो ट्रांसफर किया है वो लाइफ टाइम के लिए है, तो दैट इज उसने ए ने कहा कि जब तक बी जिंदा है असेट बी के नाम की जाती है तब तक मैं अपने सारे राइट्स छोड़ देता हूं, तो क्या होगा? तो सर इस तरह का अगर ट्रांसफर हुआ है जिसे अपन कहेंगे इररिवोकेबल ट्रांसफर या लाइफ टाइम ट्रांसफर, तो उस केस में असेट से जो इनकम होगी वो बी की मानी जाएगी, यानी जो ट्रांसफर जिसे मिला है उसकी मानी जाएगी। और उसके डेथ के बाद वापस से ये ओरिजिनल ओनर के पास लौट जाएगी, तो फिर ये बाद में उसकी मानी जाएगी। आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन को सही पाएंगे कि जब तक ये कहें सर जब तक ट्रांसफर जिंदा है तब तक के लिए उसकी मानी जाएगी, आफ्टर दैट ये ट्रांसफरर की मानी जाएगी। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, होप आपको समझ आ पाया मैं। आगे क्वेश्चन है सर लॉस फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम।
वेल अगर जो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस होते हैं, जहां हम भाव जो आगे के 2-4 महीने के भाव आगे के भाव होते हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं, उनका अंदाज़ा लगाते हैं, फिर कुछ परचेज या सेल करते हैं, प्रॉफिट हुआ तो स्पेकुलेशन प्रॉफिट, नुकसान हुआ तो स्पेकुलेशन लॉस, इसका सर जो सेट ऑफ है वो केवल स्पेकुलेशन इनकम से ही हो सकता है। ऑल्दो आपसे कोई पूछेगा कि स्पेकुलेशन प्रॉफिट कौन से हेड में जाता है, तो वो पीजीबीपी में जाता है, लेकिन ये लॉस आप नॉर्मल पीजीबीपी या नॉर्मल बिजनेस से कवर नहीं कर सकते। ऑप्शन देखें, आप अन्य हेड और किसी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, एनी बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम एनी बिजनेस अदर देन स्पेकुलेशन बिजनेस। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनकम ऑफ अदर स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए एक तरफ ऑयल का स्पेकुलेशन किया है और एक तरफ फूड ग्रेन का स्पेकुलेशन किया है, ऑयल में जो नुकसान हुआ है और वो फूड ग्रेन में अगर इनकम है स्पेकुलेशन, तो वहां से कवर अप कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है, कोई इंटर सोर्स या इंटर हेड रेमेडी नहीं है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म डिपॉजिट विद अ scheduled बैंक टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस इज अलाउड इफ टर्म डिपॉजिट इज फॉर अ पीरियड not less than 3 year, not less than 5 year, 7 year, 10 year। well 80C सबको पता है कि अगर आप अपनी इनकम पे टैक्स बचाना चाहते हैं तो 80C के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक में एफडी करवा सकते हैं, चाहे तो पोस्ट ऑफिस में एफडी करा सकते हैं, लेकिन उसका मिनिमम टेन्योर 5 साल से होगा। मतलब 5 साल या उससे ज़्यादा वाली एफडी आपको करवानी होगी, वो प्रोडक्ट आपको खरीदना होगा। तो 5 साल का एक तरह से लॉक इन पीरियड होगा अगर आप 80C का बेनिफिट लेना चाहते हैं थ्रू एफडी फ्रॉम एनी बैंक और एनी पोस्ट ऑफिस। ठीक है सर, चलिए सर अगला क्वेश्चन हुआ, इन केस द असेसी और डिपेंडेंट रिलेटिव इज अ सीनियर सिटीजन देन द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB शैल बी अलाउड फॉर अ सम ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन कहता है कि अगर असेसी खुद या असेसी का जो डिपेंडेंट रिलेटिव है वो सीनियर सिटीजन है और 80 DDB में हमें पता है कि कोई बीमारी होती है, कोई स्पेसिफाइड बीमारी होती है, तो ये कहता है डिडक्शन कितनी है, 40,000 रुपये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, 40,000 रुपये और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, 1 लाख रुपये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, 1 लाख और एक्चुअल एक्सपेंडिचर। सर आप आराम से सुनिए, 80 DDB में एक्चुअल एक्सपेंस को कंसीडर किया जाता है और सीनियर सिटीजन के मामले में 1 लाख की लिमिट है, तो इसका सर डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 लाख रुपये और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस। अगर मैं इसको समझाऊं, मान लीजिए घर में कोई पेरेंट है, उसकी बीमारी पे आपने 70,000 रुपये खर्चा किया तो आपको 70,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा, और अगर आपने मान लीजिए 1,20,000 रुपये खर्चा किया तो उस केस में आपको 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि 1 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, वो भी एक्चुअल एक्सपेंस को ध्यान रखते हुए। 80DD में एक्चुअल एक्सपेंस को इग्नोर किया जाता है, वहां पे सीधा चलता है 75,000 रुपये या 1.25 लाख रुपए, 80DD में सीधा चलता है, DDB में थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है सर, चलिए वैसे देख लीजिए, नॉर्मल सिटीजन है तो 40,000 रुपये तक की लिमिट है, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख रुपए तक की लिमिट है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, देखा जाएगा ट्रीटमेंट किसका हो रहा है, एज उसकी मैटर करती है, मतलब रिटर्न किसका फाइल हो रहा है वो मैटर नहीं करता, किसके ट्रीटमेंट पे पैसा खर्च हो रहा है, एज उसकी एज मायने रखती है। और दूसरी बात यह है कि आपको एक्चुअल एक्सपेंस को भी कंसीडर करना है और दोनों में से छोटी वैल्यू लेस करना है। और एक रूल और होता है कि कहीं से अगर आपका रीएम्बर्समेंट हो जाए, रीपेमेंट हो जाए, जैसे आपने एक तरफ खर्चा किया और कहीं से आपका रिकवर हो गया क्लेम, तो उतना डिडक्शन और कम हो जाता है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, एज पर सेक्शन डैश 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 a person who fails to file the TDS or TCS return on or before the due date prescribed in this regard is liable to pay a specific amount as late filing fees। well, आप अगर TDS या TCS का रिटर्न टाइम पे नहीं भरोगे, तो रिटर्न लेट करोगे तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी। ठीक है, वो लेट फीस कौन से सेक्शन में लगेगी सर, तो वो लगेगी 234E में, 234E और 200 रुपये पर डे। ठीक है, जितने दिन देर करते जाओगे 200 रुपये रोज का मीटर घूमेगा,
तो ये अभी समझाएगा आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। एज पर सेक्शन 234E, व्हेन अ पर्सन फेल्स टू फाइल द TDS और TCS रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, he shall be liable to pay by way of fee a sum of 200 for every day, 200 for every day during which the failure continues. The amount of late fees shall not exceed the amount of TDS TCS. फिर भी लेट फीस का अमाउंट TDS या TCS के अमाउंट को क्रॉस नहीं करेगा। एक क्वेश्चन सर इसके बाद और आएगा, उसमें पेनल्टी है। आप एग्जाम में ध्यान से देखना कि आपसे जैसे TDS का रिटर्न नहीं भरना, ये तो है गलती, तो गलती होने पे लेट फीस कितनी है, पेनल्टी कितनी है, इन दोनों के सेक्शंस भी अलग है, दोनों के रूल्स भी अलग हैं। अभी जो क्वेश्चन अपन ने किया है वो लेट फीस का था। एक क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल बैक टू बैक आ रहा है। एज पर सेक्शन 271H, मिनिमम पेनल्टी कैन बी लिवाइड ऑफ डैश डैश विच कैन बी गो अप टू। तो सर ये है 10,000, 1 लाख, मतलब मिनिमम पेनल्टी है 10,000 एंड इट कैन गो अप टू 1 लाख रुपी। 271H ये किस बारे में है वो भी सुन लीजिए। कहता है एज पर सेक्शन 271H वेयर अ पर्सन फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ TDS, यानी स्टार्टिंग लाइन सेम है और लेकिन यहाँ पे ये वर्ड है पेनल्टी। 270 271 के आसपास पेनल्टीज लगना शुरू हो जाती हैं और ये पेनल्टी 10,000 मिनिमम है, 1 लाख रुपए तक जाती है। इसमें भी आपकी पेनल्टी TDS और TCS के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी, तो याद रखिएगा सर। चलिए सर एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ रिफंड आर गिवन इन सेक्शन। वेल, रिफंड का मतलब होता है IT डिपार्टमेंट असेसी को पैसे वापस करता है, क्योंकि असेसी ने ज़्यादा TDS कटवा दिया या ज़्यादा एडवांस टैक्स जमा करा दिया तो रिफंड आता है। कभी कभी रिफंड लेट होता है तो इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट 0.5% पर मंथ मिलता है। ऐसा किस सेक्शन में है सर? ये है 244A में। 244A में ये है उसमें क्या होता है, जहाँ से असेसमेंट ईयर शुरू होता है वहाँ से लेके जिस दिन तक रिफंड ग्रांट होता है वहाँ तक आपको मिलता है। अगर आपका अच्छा खासा रिफंड है तो मिलता है। अगर आपका रिफंड अमाउंट 10% ऑफ द टैक्स है तो रिफंड नहीं आता, मतलब रिफंड तो आता है पर ब्याज नहीं आता, और अगर ज़्यादा अमाउंट है तो रिफंड भी आएगा, ब्याज भी आएगा। ठीक है सर, 244A में इसके रूल्स गिवन है। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है सर, एज पर सेक्शन 2111 211(1) पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स मेड ऑन और बिफोर शैल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देखिए ये हमें पता है कि एडवांस टैक्स हम जमा कराते हैं जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में। 15 मार्च तक जमा होता है, तो शायद किसी के दिमाग में आ जाए कि 15 मार्च तक जो जमा हो जाता है वही एडवांस टैक्स होता है। ऐसा नहीं है सर। 31 मार्च से पहले पहले असेसमेंट ईयर भी नहीं, जिस ईयर में आप चल रहे हैं, खड़े हैं, उस ईयर के 31 मार्च तक आप जो भी पैसा देंगे वो एडवांस टैक्स में ही आएगा सर। तो 31 मार्च याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन और हैं बस सर। क्वेश्चन कहता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर इज अ डैश डैश अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वेल, एक वीडियो में मैंने पैन नंबर के बारे में बताया था कि पैन जो होता है वो 10 डिजिट का होता है और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। खुशी की बात यह है कि सर 10 नंबर भी जो होता है वो भी 10 डिजिट्स का ही होता है। 10 नंबर 10 डिजिट्स का होता है और इसमें भी सर अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं। कहता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और यू कैन से टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय IT डिपार्टमेंट। 10 इज टू बी ऑब्टेन्ड। 10 किसको लेना है? बाय ऑल द पर्सन, उन सब लोगों को जिनको भी TDS काटना है या जिनको भी TCS कलेक्ट करना है, उन सब को 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा सर। ठीक है, 49B में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है AMT स्टैंड्स फॉर। AMT किसे कहते हैं? एप्लीकेबल मिनिमम टैक्स, एडजस्टेबल मिनिमम टैक्स, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, अलाउड मिनिमम टैक्स। सर ये है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है सर। AMT स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड MAT स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स।
सर पहले समझ लीजिए, पहले मैट आया था और मैट कंपनीज़ के लिए आया था और बाद में सब्सिक्वेंटली AMT भी आया था। ठीक है, कुछ बातें मैं AMT के बारे में और बताता हूँ सर आपको। इसके AMT के जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 115 JC में गिवन है, 115 JC में AMT के प्रोविज़न गिवन है और ये आया है नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए। कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए मैट पहले से ही है सर 18.5%। कोई पूछे AMT ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स कितना रेट है, सर 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और ये फर्म LLP और लोकल अथॉरिटीज़ पे तो एप्लीकेबल है ही, फर्म LLP लोकल अथॉरिटीज़ पे है ही। बाकी जो पर्सन बचे लाइक इंडिविजुअल, HUF, AOP, इन पे कब एप्लीकेबल है? एक तो इन लोगों ने कुछ डिडक्शंस क्लेम किए हों, जैसे 35 AD लिया हो या 10 AA का बेनिफिट लिया हो या 80H से लगाकर 80 RRB के एग्जेम्पशंस लिए हों, 80H से लगाकर 80 RRB के एग्जेम्पशंस लिए हों ATP के अलावा, या मैंने कहा 35 AD का बेनिफिट लिया हो या 10 AA का बेनिफिट लिया हो। और इन सब का एडबैक एक खास तरह से एडजस्टमेंट होता है। वो करने के बाद अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को क्रॉस करती है तो ठीक है सर। AMT के सेपरेट प्रोविज़न है। देखिए अगर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप AMT अच्छे तैयार कीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, जैसे AMT का फुल फॉर्म क्या हो गया, 18.5% रेट हो गई, एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, वो सब मैंने बताने की कोशिश की। होप वीडियो आपके काम आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हो और सीरियस तैयारी में बिलीव करते हो। ओके सर।